नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। मैं हूँ सनी, लेकिन उसके पहले मैं एक भारतीय हूँ। आई एम एन इंडियन। और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ द बायोग्राफर चैनल पे। तो आज का जो विषय है दोस्तों, वो है धीरज लाल हीरालाल अंबानी। दोस्तों, यानी कि धीरू भाई अंबानी, जन्म 28 दिसंबर 1932 और 6 जुलाई 2002 को उनका स्वर्गवास। जिन्हें धीरू भाई भी कहा जाता है, भारत के एक चिथड़े से धनी व्यावसायिक टाइकून बनने की कहानी है, जिन्होंने रिलायंस उद्योग की स्थापना मुंबई में अपने चचेरे भाई के साथ की। कई लोग अंबानी के अभूतपूर्व उल्लेखनीय विकास के लिए अंतरंग पूंजीवाद और सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों तक उनकी पहुंच को मानते हैं, क्योंकि ये उपलब्धि अति दमनकारी व्यावसायिक वातावरण में पसंदीदा बर्ताव द्वारा प्राप्त की गई थी। अंबानियों के विश्व के धनी परिवारों में से एक बना दिया। उनके घर की पहली कुर्सी गिरधर लाल मेवाड़ ने बनाई, जो गुजरात से थे। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, चेकड़वाड़ में हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुनाबेन के बहुत ही सामान्य मोद परिवार में हुआ था। यद्यपि वो गुजरात में जन्मे थे, जो कि एक सामाजिक धार्मिक समूह है, संबंध रखता है और पहले उत्तर पश्चिम भारत का प्रांत था और विभाजन के बाद अब हिंदुस्तान की संपत्ति है, हिंदुस्तान के अधिकार में है। वे एक शिक्षक के दूसरे बेटे थे। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने अपना उद्योग व्यवसाय सप्ताहांत में गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेचकर किया था। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ाई पूरी कर पाए और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। जब वे 16 वर्ष के थे तो एडन यमन चले गए। अदन में उन्होंने पहली नौकरी एक पेट्रोल पंप पर सहायक के रूप में की और उनकी तनख्वाह भी महज 300 रुपये महीना था। 2 साल उपरांत ओबेसी और कसेल उत्पादों के वितरक बन गए और एडन के बंदरगाह पर कंपनी के एक फिलिंग स्टेशन के प्रबंधन के लिए धीरूभाई को पदोन्नति दी गई। उनका कोकिलाबेन के साथ विवाह हुआ था और उनको 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। दोस्तों, और 2 बेटियां नीना कोठारी और उसके बाद दीप्ति सलगोकर भी थी। 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए और 15,000 की पूंजी के साथ रिलायंस वाणिज्यिक निगम, रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का प्राथमिक व्यवसाय पॉलिस्टर के सूत का आयात और मसालों का निर्यात करना था। वे अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल धीमानी, जो उनके साथ ही एडन यानी कि यमन में रहा करते थे, उनके साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू की। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर
जो मस्जिद बंदर है उसके नरसिंहनाथ सड़क पर स्थापित हुई। यह एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियों के साथ एक 350 वर्ग फुट का कमरा था। आरंभ में उनके व्यवसाय में मदद के लिए 2 सहायक थे। 1965 में चंपकलाल दिमानी और धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई और धीरूभाई ने स्वयं शुरुआत की। यह माना जाता है कि दोनों के स्वभाव अलग थे और व्यवसाय कैसे किया जाए इस पर अलग राय थी। जहां पर श्री दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और धागे के फैक्ट्रियों भंडारों के निर्माण में विश्वास नहीं रखते थे, वहीं धीरूभाई को जोखिम लेने वाले के रूप में जानते थे और वे मानते थे कि मूल्य वृद्धि की आशा रखते हुए भंडारों का निर्माण मुल्लेश्वर मुंबई के स्टेट में किया जाना चाहिए ताकि लाभ बनाया जाए, मुनाफा बनाया जाए। इसी बारे में 1968 में वे दक्षिण मुंबई साउथ मुंबई के अल्ट माउंट सड़क को चले गए, स्थानांतरित हो गए। 1960 तक अंबानी की कुल धनराशि 10 लाख रुपए आंकी गई। वस्त्र व्यवसाय में अच्छे अवसर का बोध होने के कारण धीरूभाई ने 1966 में अहमदाबाद नेरोड़ा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। पॉलिस्टर के रेशो सूतों का इस्तेमाल कर वे वस्त्र का निर्माण किया गया। धीरूभाई ने बिमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि सबसे बड़ी भाई रमनीलाल अंबानी के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। बिमल के व्यापक विपणन ने इसे भारत के अंदरूनी इलाकों में एक घरेलू नाम बना दिया। मताधिकार खुदरा विक्रेता केंद्र की शुरुआती हुई और वे केवल बिमल छाप के कपड़े बेचने लगे। 1975 में विश्व बैंक के एक तकनीकी मंडली ने रिलायंस टेक्सटाइल निर्माण इकाई का दौरा किया। इकाई की दुर्लभ खासियत यह थी कि इसे उस समय में विकसित देशों के मानकों से भी उत्कृष्ट माना गया। धीरूभाई अंबानी को इक्विटी क्लट सामान्य शेयर इक्विटी क्लट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। भारत के विभिन्न भागों में 58,000 से ज़्यादा निवेशकों ने 1977 में रिलायंस के IPO की सदस्यता ग्रहण की। धीरूभाई गुजरात के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त कर सके कि उनके कंपनी के शेयर धारक होने से उन्हें अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस उद्योग यह जो विशेषता रखता है कि यही एक ऐसा निजी क्षेत्र की कंपनी यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसके कई वार्षिक आम बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग स्टेडियम मैदानों में हुई है। 1986 में रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस उद्योग की वार्षिक आम बैठक क्रॉस मैदान मुंबई में अनुष्ठित हुई थी, जिसमें 35,000 शेयर धारकों और रिलायंस के परिवार ने भाग लिया। धीरूभाई बड़ी संख्या में प्रथम खुदरा निवेशकों को संतुष्ट कर सके कि वे रिलायंस की कहानी को जाहिर स्थापित करने के लिए भाग लें और मेहनत से कमाए गए पैसे को रिलायंस टेक्सटाइल IPO में लगाएं, ये वादा करते हुए कि उनके विश्वास के बदले उनके निवेश पर उन्हें पुख्ता मुनाफा मिलेगा। अंबानी की कुल राशि को 1 बिलियन रुपये तक आंका गया है। 1982 में रिलायंस इंडस्ट्रीज
जो रिलायंस उद्योग अशांत परिवर्तनीय डिबेंचर के अधिकार मुद्दे के खिलाफ खड़ा हुआ। ये अफवाह उड़ाई गई कि कंपनी अपने स्टॉक मूल्यों को 1 इंच भी न गिने देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मौके की समझ रखते हुए एक बेयर कार्टेल, जो कि कलकत्ता के स्टॉक ब्रोकर का समूह था, ने रिलायंस के शेयरों की खुदरा बिक्री यानी कि शॉर्ट सेल शुरू कर दी। इसको रोकने के लिए एक स्टॉक ब्रोकरी का समूह, जिसे हाल तक में रिलायंस के मित्र के रूप में संदर्भित किया जाता रहा, रिलायंस उद्योग के छोटे बिक्री किए हुए शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने लगे। बेयर कार्टेल इस विश्वास पर कार्य कर रहे थे कि बुल्स लेन देन को पूरा करने के लिए नकदी से कम होंगे और बदला व्यापार प्रणाली, जो कि उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जारी था, उसके तहत समझौते के लिए तैयार होंगे। बुल्स प्रति शेयर को 152 रुपये में खरीदने की उस दिन तक बनाए रखा जब तक समझौते नहीं हो गया। समझौते के दिन बेयर कार्टेल को पीछे ले लिया गया, वापस ले लिया जब बुल्स ने शेयर की भौतिक सुपुर्दगी की मांग की। लेन देन को पूरा करने के लिए अति आवश्यक नकदी को स्टॉक ब्रोकरी को दिया गया, जिन्होंने किसी और से नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी रिलायंस के सरे से खरीदे थे। समझौते नहीं होने के मामले में बुल्स ने 35 रुपये प्रति शेयर के अनबदले जुर्माना राशि की मांग की। इसके साथ रिलायंस के शेयर की मांग बढ़ गई और मिनटों में 180 रुपये तक ऊपर पहुंच गई। इस समझौते ने बाजार में काफी हल्ला मचा दिया और धीरूभाई अंबानी स्टॉक बाजार के निर्विवादित सम्राट बन गए। उन्होंने अपने आलोचकों को साबित कर दिया कि रिलायंस के साथ खेलना कितना खतरनाक था। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। इस स्थिति का समाधान खोजने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 व्यावसायिक दिनों तक बंद कर दिया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और अनबदला को 2 रुपये तक नीचे ले आए, ये तय करते हुए कि बेयर कार्टेल को आने वाले कुछ दिनों में शेयर प्रदान करने पड़ेंगे। बेयर कार्टेल ने रिलायंस के शेयर ऊंचे दामों में बाजार से खरीदे और ये भी जानने में आया कि धीरूभाई अंबानी ने स्वयं इन शेयरों को बेयर कार्टेल को मुहैया कराया और बेयर कार्टेल के जोखिमों से अच्छा मुनाफा स्वस्थ लाभ कमाया। इस हादसे के बाद कई सवाल उनके आलोचकों और प्रेस द्वारा उठाए गए। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाए कि संकट के समय में एक धागे का व्यापारी कुछ सालों पहले इतनी बड़ी नकदी राशि कैसे बना सकता है या फिर पा सकता है। इसका जवाब संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जो कि ने दिया। उन्होंने सभा के सूचित किया कि एक अप्रवासी भारतीय ने रुपए 22 करोड़ तक निवेश 1982 से 83 तक रिलायंस में 22 करोड़ ऐसे निवेश कई कंपनियों जैसे क्रोकोडाइल, लोटा और फियास्को के माध्यम से की गया। ये कंपनी शुरुआती तौर पर स्टेट ऑफ मेन में पंजीकृत की गई थी। दिलचस्प बात ये थी कि इन कंपनियों के प्रवर्तकों या मालिकों के एक समान कुल नाम थे शाह। इस घटना पर की गई एक जांच में भारतीय रिजर्व बैंक कुछ भी अनैतिक और गैरकानूनी कार्य या लेन देन नहीं
खोज पाई, जो कि रिलायंस और उसके सहायकों द्वारा किया गई थी। अपने कार्यकाल में धीरूभाई ने व्यवसाय को प्रमुख विशेषज्ञता के रूप में पेट्रो रसायन और अतिरिक्त रुचियों या फिर हितों में दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा और टेक्सटाइल्स, मूलभूत सुविधाओं को सेवा, पूंजी और बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट और प्रचालन तंत्र यानी कि लॉजिस्टिक को विविधता प्रदान की। कंपनी को पूर्ण रूप में BBC द्वारा एक व्यावसायिक साम्राज्य जिसका सालाना कारोबार $12 बिलियन है और 85,000 मजबूत कार्यबल है के रूप में वर्णित किया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें धीरूभाई के जीवन से जुड़ी हुई। दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल के बेल आइकन को हिट करके ऑल पे उसको क्लिक करें, ताकि मेरे हर जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक दें और वीडियो को शेयर करके दूसरों को देखने का मौका दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।